गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हम शुंग वंश तक पढ़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सातवाहन वंश। देखिए, आंध्र गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत देखिए, इसके महत्वपूर्ण शासक पढ़ाए जा रहे हैं। शातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। इसने शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की, अपना अधिकार स्थापित किया। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। आगे आता है कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ। वो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। इसका अगला शासक पढ़ा रहे हैं। सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति, समृद्धि और सत्ता स्थापित की। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिम क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। अगला शासक आता है इसका। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री ने उज्जैनी के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिनमें से कुछ पर जलपूत भी अंकित हैं। अब इसके प्रमुख राजाओं का वर्णन दिया है आपको। पहला, शातकर्णी प्रथम के बारे में। दूसरा, सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी। और इसके बाद नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री के बारे में। अब इसके साम्राज्य के बारे में कुछ बताया जा रहा है। देखिए आगे। इससे प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यमनों और शकों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन विहारों तथा उपाश्रयों को भी प्रभुत्व अनुदान दिए। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला तथा चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिम दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनवाए जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। यानी कार्ले का चैत्य किन राजाओं द्वारा बनवाया गया था? सातवाहन राजाओं द्वारा। यह 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो अब यहाँ आपका सातवाहन वंश कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य की ओर, और ये साम्राज्य इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। क्या नाम था इस वंश के संस्थापक का? श्रीगुप्त। तो आपको ये याद रखना है। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। आगे देखिए, अब स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की।
उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया? 319 ईस्वी में। अब आता है नेक्स्ट शासक समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। दिग्विजय की नीति यानी चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। साम्राज्यवाद यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना, तो वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि, कौन था उसका दरबारी कवि? हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। तो उसका दरबारी कवि आपको याद रखना है, कौन था? हरिसेन। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्णित है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्णित है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है। गंगा, यमुना, 2 आपके राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8 राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। वह ललित कलाओं में भी निपुण था, विभिन्न कलाओं में निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया है। तो कविराज की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त को। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भक्त था परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। तो ये आपको समुद्रगुप्त के बारे में बता दिया गया है। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। किस स्थान को उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद नेक्स्ट शासक आता है इसी वंश का कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त को। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक इसे माना जाता है। नेक्स्ट आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों के द्वारा जो निर्मित कराई गई झील थी, जिसका नाम सुदर्शन झील था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद करना है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया। ये यहाँ तक आपको इसके शासक पढ़ाए गए हैं। अब इस गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो बताई जा रही हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया।
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। तो फायान कब भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम थे और कर भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा क्या थी? संस्कृत। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहि तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। इस काल को वास्तुकला, चित्रकला तथा धातु कला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। ये आपको इसमें यहाँ पर गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताई गई थी। अब आता है आपका गुप्तकालीन समाज, यानी उस समय समाज कैसा था। तो गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। सभी के अलग अलग कार्य बताए गए हैं। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था, यानी सेवा प्रदान करता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। जो जिस वर्ण में जन्म लेता था उसी वर्ण का कहलाता था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां मूर्धाव शक्ति, करण, अंबस्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। आगे हम पढ़ेंगे वर्धन वंश।